इन सॉल्यूशन द फर्स्ट कंसर्न वाज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जो मैंने लिखा था एजियोट्रॉप सभी लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि एजियोट्रॉप के नाम से बच्चे डरते रहते हैं। एजियोट्रॉप की कोई गूगल रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है। वो कहता है सारे बच्चों को डराता रहता है, जबकि कुछ है ही नहीं ऐसा। Azeotropic means any non-ideal solution where both the component boil at the same temperature। नॉन आइडियल में बनता है, आइडियल में कभी नहीं बनता। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन आइडियल बिहेवियर। इसमें आपके पास पॉजिटिव डेविएशन होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप will be less than boiling point of two components, और अगर नेगेटिव डेविएशन होगी then boiling point of azeotrope will be more than boiling point of two components। आपने जो दो कंपोनेंट सॉल्यूशन में डाले हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट से दोनों से ज्यादा या दोनों से कम हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप एक वेल डिफाइंड कंसंट्रेशन पर बनता है, हर किसी कंसंट्रेशन पे नहीं बनता। जब आपके पास एजियोट्रॉप बन जाता है तो आप दो डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ग्राफ ऐसा बनाया जाता है। लेट से मैंने ग्राफ बनाना है पॉजिटिव डेविएशन का, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल का। तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस पॉइंट को एजियोट्रॉपिक पॉइंट कहते हैं, इट इज एजियोट्रॉपिक पॉइंट। इससे नीचे मेरे पास ये लिक्विड कंपोजिशन है, ये वेपर, ये लिक्विड है, ये वेपर है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स की लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन अलग अलग है। यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहा हूं तो लिक्विड और वेपर में कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज। लेकिन जब मैं एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे कह रहा हूं, सो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू वेपर। इसलिए इन्हें प्योर लिक्विड्स की तरह एज्यूम किया जाता है। सेमी सॉल्यूशन बार बार बॉइल होता है। इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कभी कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए एक यूनिक नाम दिया गया। मिक्सचर उसी को कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट चीजें मिक्स की हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, इसलिए जितनी बार बॉईल करोगे कंपोजिशन लिक्विड और वेपर की चेंज। जिसके बाद लिक्विड और वेपर चेंज नहीं होता उसे एजियोट्रॉप भाई। इसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा गया डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब हम डॉल्टन्स लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए ये कोई लिक्विड स्टेट का लॉ नहीं। दिस इज द लॉ यूज टू कैलकुलेट पेपर प्रेशर, सॉरी, प्रेशर ऑफ गैसेस। इस रूम का प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो डाल्टन चाहिए। इस रूम में नॉन रिएक्टिंग गैसेस हवा में हैं, इसलिए कोई चेंज इन कंपोजिशन नहीं हो रहा, तो उसका प्रेशर हवा का N2O2 वाटर वेपर CO2 इन सब के सम टोटल के बराबर है। तो डाल्टन सेज पार टोटल प्रेशर ऑफ एनी मिक्सचर इज द सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेरियस गैसेस प्रेजेंट। हमने कहा जब हम डिस्टिलेशन करा रहे हैं, हम राउल्ट्स लॉ स्टडी कर रहे हैं, हम ऐसे सॉल्यूशन को तैयार किए हैं जिसके कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। सॉल्यूशन इज
a homogeneous mixture of non-reacting substances which are mixed together in certain proportion, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारे पास partial pressure of any liquid A is mole fraction of A in vapor phase into P total। ये आपके पास मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और राउट के हिसाब से पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट है। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। हम डाल्टन को यूज कहाँ करते हैं? जब हमें डिस्टिलेशन करानी हो, क्योंकि डिस्टिलेशन के बाद वेपर फेज की कंपोजिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वेपर फेज कंपोजिशन को निकालने के लिए एक्स ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन एंड हमारा एम इसी को निकालना है। डिस्टिलेट का प्रेशर इसी से निकाला जाता है। तो जब मेरे से प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पूछा जाएगा, इट विल बी एक्स ए डैश इंटू पी नॉट ए एक्स बी डैश इंटू पी नॉट। तो आपके पास डिस्टिलेट का प्रेशर ओरिजिनल सॉल्यूशन के प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए आपके पास प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट एक्स ए डैश इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी डैश इंटू पी नॉट बी से आता है। क्लियर है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ एक ही काम होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो छोटा है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं बाय रिपीटेड कंडेंसेशन। आपने बीच में ग्रूव्स लगाए हुए हैं, बीच में प्रोजेक्शंस लगाई हुई हैं, उससे वेपर कंडेंस करके वापस आ जाते हैं। टेक्निकल यूज क्या कहना चाहते हैं मैं पूरा समझा नहीं, मैं समझा तो उसमें कुछ दिया होगा ना, ऑप्शन दी हुई। हाँ तो वो यही पूछा है ना कि कहाँ यूज होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर है। टेक्नोलॉजी वालों टेक्निक कहाँ यूज की हमने, कहाँ पर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज किया। आज क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपने पूछा है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए आपको समझना है कि हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में इस टर्म को यूज कैसे करें। मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल नहीं हो सकता। NaCl का मास 58.5 है तो यूनिवर्सली 58.5 ही रहेगा। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 111 है तो यूनिवर्सली 111 ही रहेगा। बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 208 है तो वो 208 ही रहेगा जब तक मैं स्केल को चेंज नहीं करा। हाँ मैं फ्यूचरिस्टिकली एमयू बदल दूं तो मासेस चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो रिलेटिव मासेस है। तो बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या है? इट इज रेफर टू मॉलिक्यूलर मास पर सॉल्यूट पार्ट। ये कहता है कि हम इस चैप्टर में पर सॉल्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट की आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है। हम इस टॉपिक को क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि सर्टेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन चेंज देयर बिहेवियर, they either dissociate or they associate। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो गया।
जो मास 100 मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अगर वो 120 पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पर पार्टिकल मॉलिक्यूलर मास मिल जाए। लाइकवाइज अगर वो 100 पार्टिकल की जगह 90 रह जाएं, 80 रह जाएं, तो पर मॉलिक्यूलर पार्टिकल मॉलिक्यूलर मास चेंज। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, हम जानना चाहते हैं उस चेंज की वजह क्या। हमने कहा वो चेंज या तो एसोसिएशन के कारण हो रहा होगा या डिसोसिएशन के कारण हो रहा। डिसोसिएशन इज मोर इन अबंडेंस देन एसोसिएशन। जितने आयनिक सॉल्यूट हैं सारे डिसोसिएट होने, जितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स हैं, सारे वाटर में डिसोशिएट होते हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, डिसोशिएशन होगी, तो मेरे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास कम होता है, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल बी लेस देन थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। हमने अपने लिए एक वॉन्ट फैक्टर का फॉर्मूला तैयार कर दिया, एम टी अपॉन एम नॉट, ताकि हम चेंज प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए। इट मींस डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में एमओ ग्रेटर देन एमटी हो जाएगा, आई लेस देन। ये सब चीजें आपने नोटबुक में लिखी हुई है। रिवीजन करवाने का तब फायदा जब आपकी तरफ से कोई क्रॉस क्वेश्चन आए, आपको क्या चीजें समझ आए। हमने कहा जब मॉलिक्यूल इकट्ठे इकट्ठे हो गए, तो एक मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल के बराबर का मास आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास वो है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। जैसे मैंने 58.5 111 208 बोला, वो फिक्स है। एम टी इज फिक्स फॉर ए सब्सटेंस, एम नॉट कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमने इस चीज को, वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से नहीं आया था। वांट ऑफ फैक्टर जब पहली बार तैयार किया गया, इसकी वैल्यू थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। हमने कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में डाले और सॉल्यूशन में जाकर कितने बन गए, वो वांट ऑफ। क्योंकि हमने बेस बनाया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी क्योंकि पार्टिकल डिसोशिएट हो गए तो ज्यादा हो जाएंगे, एसोशिएट हो गए तो कम। हमने उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आसान थी, तो हमने कहा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास थी, इसलिए हम ये कंसेप्ट बना पाए जिसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का हमने नाम। यहां से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन यूज की। वो मॉलिक्यूल का बिहेवियर इन सॉल्यूशन है। अब वो बिहेवियर जिस चैप्टर को चाहिए वहां लगा दें, इक्विलिब्रियम पे लगाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे लगाएं, किसी और आयनिक और कोवलेंट बिहेवियर को प्रूव करने में लगाएं, वो हमारी स्किल है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि सर्टेन सॉल्यूट on addition in solution changes its behavior, either it dissociate or it associate। उसका बिहेवियर सॉल्यूशन में जाने के बाद चेंज हो रहा है। राइट, नेक्स्ट टॉपिक कोई है, ये थे मेरे पास लिस्टेड टॉपिक। सॉल्यूशन चैप्टर, हेनरी लॉ भी शायद किसी ने कहा था, हेनरी लॉ एक बार समझ लेते हैं। मुझे लगा था ज्यादा टॉपिक पता नहीं क्लास में खत्म हो गए, नहीं वही समझा, हेनरी लॉ सुना होगा तो वही सुना। हेनरी लॉ जो है
सबसे पहली चीज है डिसोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ गैस। आपको ये पता होना चाहिए हेनरी लॉ तभी लगेगा जब गैस आइडियल बिहेवियर शो। गैस का आइडियल बिहेवियर सर्टेन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर होता है। इट मीन्स इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हेनरी लॉ हर किसी टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं लगाया जा सकता। इट कैन ओनली अप्लाई व्हेन गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। आइडियल और नॉन आइडियल में क्या फर्क होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। आइडियल बिहेवियर का मतलब है जब गैस अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती है, गैस कोई अट्रैक्टिव और पल्सिव फोर्स शो नहीं करती है, गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, तब तक वो आइडियल है। अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, आप उसे आसानी से कंप्रेस कर पाए, आसानी से लिक्विफाई कर पाए, तो वो नॉन आइडियल। उसके बिहेवियर को नॉन आइडियल बनाने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिए, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दें और मॉलिक्यूल आपस में टकराकर। थोड़ा बहुत शायद अब फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, केटीजी पढ़ते हुए, कि आइडियल और नॉन आइडियल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो केटीजी इज फॉर आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप। हेनरी लॉ तभी लगाया जा सकता है when gases neither associate nor dissociate। तो पहले तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे स्ट्रेंथ चाहिए। तो हेनरी लॉ उन सॉल्यूशंस पे नहीं लग सकता जब गैस की डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये तभी लगेगा जब गैस की डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रही। तो कंसेप्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ पर क्वेश्चन एप्लीकेशन पे, तीन ही एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। नंबर वन, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। नंबर टू, कार्बोनेशन इन सॉफ्टवेयर। नंबर थ्री, मिक्सिंग ऑफ हीलियम इन स्कूबा डाइविंग अप्रेंटिस। तो तीन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो हेनरी लॉ पर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकली हेनरी लॉ इज Pa is equals to Kh into solubility। क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा मोल फ्रैक्शन का रूल रहता है, तो Kh इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। Pa और Kh के सेम यूनिट होने चाहिए, ये वो गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। वहां कोई प्रेशर दिया होता है, हेनरी कांस्टेंट दिया होता है, बिना सोचे बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने बैठ जाते हैं। तो जब तक आपके पास यूनिट सेम नहीं किया आपने, क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया जा सकता। अब आप जब मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। स्टैंडर्ड ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मैंने करवाया कि आप इस फॉर्मूले को मोलालिटी की टर्म में लिख सकते हैं। मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.56 और मोलालिटी अपॉन 55.56। दिस इज फॉर dilute solutions when dissolution of gas is very small। मोलालिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो केजी ऑफ सॉल्वेंट वाटर में 1000 अपॉन 18 55.56। अगर मोलालिटी बहुत छोटी है 0.2 0.02 तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिग्निफिकेंटली लार्ज है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो पार्शियल प्रेशर इज के एच इंटू। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम कंसेप्चुअली बताएं तो किस पर क्वेश्चन आता है? के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी।
तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा, जिसकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Someone had also written only solubility. I don't remember कि कैसे लिखा था। तो solubility खाली मैं समझ ही नहीं पाया क्या पूछना चाह रहे हैं। solubility of gases पूछना चाह रहे हैं तब तो मैंने यहाँ लिख दिया। solubility पे दूसरा हमने solubility of solids पढ़ा था, और हमने पढ़ा था solubility of solids depends upon lattice energy and hydration energy। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होती है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आज बोलिए। पता नहीं यार क्या करते हो। ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस विल बी मोर सॉल्युबल इन कोल्डर वाटर, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन अच्छे पूछता है, ऐसी बात नहीं। तो आपके पास ठंडे पानी में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ठंडे पानी में एनिमल कंफर्टेबल होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि हमें ठंड में ठंडी ज्यादा लगती है, कि ठंडे पानी में हमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, वो तो मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि बेचारों के पास पानी के अलावा और कोई जरिया ही नहीं है। पानी में ऑक्सीजन मिलनी तभी है जब वो टेम्परेचर मॉडरेट नहीं होगा, लो टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, राइट। राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? चले। फॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी ऑफ आयनिक सॉल्यूट। मोलैरिटी ऑफ आयनिक सॉल्यूट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। चलिए फिर शुरू कराता हूँ। सोए हुए क्या आज ये? भाई टेस्ट शुरू करना है, कहाँ हो? हाँ जी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या पूछ रहे थे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस चैप्टर में तो पढ़ते नहीं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं।